रेत खदान ठेकेदारों के मनमाने रवैये से नाखुश मोटर मालिक गए स्ट्राइक पर, कल बालू बिक्री बंद। माइनिंग ट्रक एसोसिएशन की समस्याएं और सरकार की अनदेखी। अनिल मिश्रा माइनिंग ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ट्रक मालिकों की समस्याएं सरकार और जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखी है। अनिल मिश्रा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सरकार द्वारा ग्लोबल कंपनियों के माध्यम से बालू के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इस वजह से हम ट्रक मालिकों को न केवल गाड़ियों को बाजार में लाने में कठिनाई हो रही है, बल्कि उचित मूल्य पर माल बेचने में भी परेशानी हो रही है। आज ही लगभग 2 घंटे पहले रेत के दाम फिर से बढ़ा दिए गए और यह वृद्धि इतनी अधिक है कि हम सही दाम पर अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं। रेट निर्धारण में अनियमितता। टीपी ट्रांजिट पास का रेट तय होता है, लेकिन इसके बावजूद कीमतों में बार बार बदलाव किया जा रहा है। इनका कोई स्थायी मूल्य निर्धारण नहीं है। जब मन आता है 5 या 10 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है। यह मामूली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ते दामों के कारण ट्रक मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं अनिल मिश्रा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष आप लोगों के माध्यम से अपने समस्त ट्रक मालिकों का दुख दर्द जो भी है वो आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। आज विगत दिनों से सरकार ग्लोबल कंपनी निरंतर रेट में बढ़ोतरी करते चली जा रही है, जिसके वजह से हम समस्त मोटर मालिकों को बाज़ार में गाड़ी ले आके बेचने में बहुत समस्या आ रही है। आज अभी तुरंत में 2 घंटे पहले ही इन लोगों ने फिर से रेट बढ़ा दिया है और काफ़ी मात्रा में रेट बढ़ा दिया है, जिसके वजह से हम लोग मार्केट में कोई भी मटेरियल सही रेट में बेच नहीं पा रहे हैं। टीपी का रेट जो होता है, टीपी बनती है आप पर दिया जाता है आपको कि उसके बाद भी रेट बढ़ा के बता दें? नहीं, इनका रेट का कोई फिक्स ही नहीं है। जब इनका मन हुआ 5 रुपये बढ़ा दिए, जब मन हुआ 10 रुपये बढ़ा दिए। रेट कुछ बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को उसमें क्वांटिटी कुछ दे रहे हैं। इस तरह में मतलब निरंतर जो ये रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से मोटर मालिक कहाँ से सरवाइव करे, कहाँ से अपनी गाड़ी की किस्त दे, कहाँ से अपने ड्राइवर को मैनेज करे, कहाँ से बाकी चीज़ें मैनेज करे। इन लोगों का कोई सिस्टम ही नहीं है कि हमको कैसे बालू देना है, किस तरह से देना है। जब जो मन आया उस हिसाब से बालू दे देते हैं और रेट कर लेते हैं कि जब जो मन आया उस हिसाब से रेट बढ़ा लेते हैं। अभी कुछ साल में लगभग कितना रेट बढ़ा दिए? जैसे अभी 3 महीने पहले 20 रुपये रेट था, फिर 22 रुपये रेट हुआ, फिर 24 रुपये रेट हुआ, 30 रुपये हुआ। आज संभवतः 37 से 38 रुपये फिट गाड़ी हम लोग को फिट में बालू पड़ रही है नदी से। जो आज का रेट है 37 से 38 रुपये फिट के हिसाब से हमें नदी में बालू पड़ रही है। तो क्या जो रेट वो बढ़ाते हैं उसी का बिल भी देते हैं या फिर उसका? नहीं, कोई बिल नहीं देते हैं। हम लोगों को सिर्फ रमन्ना दिया जाता है। हम लोग जीएसटी की मांग करते हैं कि हमें जीएसटी की बिल दी जाए, तो हमें जीएसटी की बिल नहीं दी जाती है। हम लोगों ने भंडारण बना के यहाँ रखे हैं, हमारे भंडारण में हमें भंडारण की टीपी नहीं दी जाती है। हम लोगों ने कई बार मैसेज किया, कई बार बात करने की हम लोग कोशिश किए, लेकिन ना हमको भंडारण की टीपी दी जा रही है, ना हम लोगों को जीएसटी दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। जीएसटी की चोरी भी हो रही होगी अब सर इसके बारे में तो अब ये वहाँ से अब हम लोग इसकी भी कंप्लेन करेंगे कि क्या है कैसा है, लेकिन ये निरंतर रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से समस्त मोटर मालिक परेशान हैं। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उस योजना के तहत ये गरीब को और लूटा जा रहा है। गरीब को हम कैसे सस्ती बालू दिलवा पाएंगे? जब हम 70,000 की गाड़ी लेके रीवा में आएंगे तो कैसे उसका आवास बनवा पाएंगे हम लोग? कैसे मोदी जी जो ये एक मिशन चलाए हैं कि हर गरीब का पक्का घर हो, तो इतनी महंगी बालू होने के कारण कैसे किसी का घर बन पाएगा? अभी आप लोग को जो बिल मिलता है, बिल में कितने अमाउंट का मिलता है, कितने का ट्रक लाते हो? सर हम लोगों को बिल कुछ नहीं दिया जाता है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कितने रुपए फिट सरकार इनको बालू देती है और कितने रुपए फिट ये हमें बालू देते हैं, जिसका कोई भी मतलब आप कह सकते हैं जानकारी किसी के पास नहीं है। आप पैसा पेमेंट करते हो? हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पेमेंट होता है कि आप 800 फीट का टोकन है, तो 800 फीट का टोकन जो प्रेजेंट टाइम में रेट है 30 रुपये रेट है, तो 30 रुपये के हिसाब से मिलेगी गाड़ी। 25 रुपये है तो 25 रुपये के साथ उसका
जी बिल नहीं देते उसको, उसमें हम लोगों को क्या दिया जाता है, रॉयल्टी दी जाती है, ईटीपी काटी जाती है, ईटीपी काटी जाती है। उसमें हम जो जीएसटी का बिल मांगते हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो जीएसटी के बिल के माध्यम से शो होता है कि हमने कितनी क्वांटिटी कितने में खरीदी है, वो चीज़ उसमें नहीं शो होती है। उसमें ईटीपी में क्या उसमें अमाउंट शो होता है? नहीं, उसमें अमाउंट नहीं शो होता, उसमें सिर्फ ये शो होता है कि इस नंबर की गाड़ी है और इतनी मात्रा में गाड़ी ले जा रही है जिसकी क्वांटिटी की टीपी ये है। उसमें रेट का कोई निर्धारित नहीं रहता कि हमने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। सर वो परमिट है, ट्रांसपोर्टेशन की परमिट है, जो और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो हम मटेरियल ले जा रहे हैं उसका ट्रांसपोर्ट करने का सरकारी वैधता लाइसेंस है वो एक। किन कंपनियों का भी ठेका है? अभी पहले तो आपके सीधी, सिंगरौली और शहडोल ये सरकार ग्लोबल कंपनी की थी। अब ये लोग सिंडिकेट बना लिए हैं। एक सिंडिकेट में सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, जबलपुर ये सब एक सिंडिकेट बन गया है। तो सिंडिकेट के माध्यम से सारी चीज़ें सेट हो गई हैं कि हम एक गाड़ी लोड करेंगे तो इतने में लोड करेंगे, इस गाड़ी को लोड करेंगे तो इतने में लोड करेंगे। कस्टमर कहाँ जाएगा, आखिर हम इस खदान से नहीं लोड करेगा तो इस खदान से लोड करेगा, इस खदान से लोड करेगा, मतलब कहीं भी नहीं जा सकता है। ये खेल कब से चल रहा है? ये अमाउंट का शो नहीं करते हैं लोग। ये जब से सहकार ग्लोबल आई है, इसके पहले वंशिका का टेंडर था, सैनिक फूड्स का था। कभी इस तरह की समस्याओं का हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ा। बट जब से सहकार ग्लोबल का काम स्टार्ट हुआ है तो लगता है सहकार ग्लोबल मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। इनके पास मतलब ये नहीं है कि हम घन मीटर में अगर टीपी दे रहे हैं तो घन मीटर में ही हम क्या करें, जो भी है तो रॉयल्टी जिसमें जैसे घन मीटर की काटते हैं तो घन मीटर से ही लोडिंग दें। ये घन फीट में लोडिंग देते हैं, घन मीटर में टीपी काटते हैं, घन फीट से हमसे पैसा लेते हैं। घन फीट से पैसा लेंगे, जैसे 800 का टोकन है तो 24,000 रुपये हमसे लिया जाता है। 22 घन मीटर की हमको टीपी दी जाती है। बट ये घन फीट का रेट बढ़ा दिया जाता है, फीट में हमको रेट बढ़ाया जाता है, टीपी सेम मेंशन। ये सब चीज़ों की शिकायत आपने पहले हम किसी से की है? इससे हम लोगों ने 1-2 बार ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को दिए, वो दिए, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरी बात, कंपनी के द्वारा ना तो कभी खदान में कांटा लगाया गया है, ना कुछ भी किया गया है, खाली टीपी काट के दे देते हैं और बिना सूचना दिए क्या करते हैं, ये रेट बढ़ा देते हैं। जैसे ड्राइवर यहाँ से जाएंगे, वहाँ खदान पहुँचेंगे तो बोलेंगे आज 6 रुपये रेट बढ़ गया है। रात भर हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। जितने भी मोटर मालिक हैं सबने बैंक से, एनडीएफसी कंपनियों से फाइनेंस लेके बैठे, कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 5 करोड़। इसके बाद जो भी सरकार की योजनाएं हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ये है कि हम मोदी जी बोलते हैं कि हम 2028 तक पूरे पक्के मकान कर देंगे। संभवतः नहीं हो पाएंगे। हो इसलिए नहीं पाएंगे कि जब एक गरीब तबके का आदमी 1,20,000 रुपये उसको सेंशन होता है। 1,20,000 रुपये में जब वो 70,000 की बालू परचेस कर लेगा तो बाकी मटेरियल कैसे परचेस करेगा? उसकी मजबूरी है कि डस्ट यूज करेगा। डस्ट मीन्स यानी मिट्टी यूज करेगा तो मिट्टी का घर कितने दिन चल पाएगा? इससे अच्छा है सरकार उनको सीधे सीधे लिख के दे दे, भैया आप कच्चे ही मकान बना लो 1,20,000 में, तो बेस्ट है। लेकिन वो बेचारे अपने आप को 1,20,000 में ठगा महसूस करके मजबूरी में क्या करते हैं, सीधे सीधे मिट्टी यूज करते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करके बेचारे घर बनाते हैं। बालू से संभवतः उनका घर नहीं बन पाएगा। ये आप विजुअल ले सकते हैं उनके पास जाके, गरीबों के पास, कि बालू का रेट बढ़ने के बाद आप क्या यूज़ करते हैं, या कहीं पे भी जाएंगे। को ज्ञापन सौंप रहे हो, आप लोग की शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है कि जो भी खदानें सेंशन होती हैं, जैसे हमारा शराब का कारोबार होता है, शराब में एक गाइडलाइन रहती है कि आप टेंडर कितने में भी उठा लो, चाहे 100 करोड़ में उठा लो टेंडर, लेकिन जो एमएसपी और एमआरपी के बीच पे ही आप शराब सेल आउट करोगे। इसी तरह हम सरकार से ये हमारी मांग है कि हमको निर्धारित करें कि कितने घन मीटर से बालू की जो भी है अधिकतम से अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने घन मीटर से हमको बिल होना चाहिए और कितने रुपए घन मीटर सरकार ने अथॉरिटी दी उसकी हमको जानकारी दें कि भैया 200 रुपये घन मीटर है या 180 रुपये घन मीटर है, उस हिसाब से हम पे करें, या तो 300 है, 500 है, हमको ये बताया जाए। कंपनी जो रेट निर्धारित कर रही है वो सरकार के मापदंडों के हिसाब से निर्धारित करे, अपनी मनमानी ना करे। या तो फिर इसमें अगर हमको कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो हमारी मजबूरी है कि हम अपनी गाड़ियां खड़ी करके शांत रूपों पेड़ कहीं पे परमिशन लेके धरना करेंगे जब तक इसकी हमको जानकारी नहीं दी जाएगी। गाड़ियों की किस्त उसको हम क्या करेंगे, चाबी क्या है कि 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम मांगेंगे, देंगे तो ठीक है, नहीं जमा हो पा अभी भी नहीं हो रही है। कमिश्नर साहब को ले जाके चाबी सौंपेंगे और बोलेंगे कि हमारा लोन सरेंडर करवाया जाए, इन गाड़ियों को आप अपने पास रखो, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम सरकार से भी यही डिमांड करते हैं, सहकार ग्लोबल सरकार चला रही है, सरकार के नीचे सहकार ग्लोबल अगर है तो मापदंड डिसाइड करें।
भाई अगर आप रेट बढ़ा रहे हो तो गैजेट प्रकाशन करो, पेपर में दो, ऐड करो कि हम रेट बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक नहीं 10 जिले प्रभावित होते हैं। जैसे रीवा में कोई खदान सेंसन नहीं है, सीधी में खदान सेंसन है, सिगरौली में सेंसन है और शहडोल में है। तो यहाँ जो है तो रीवा हो गया, मनगावा हो गया, मऊगंज हो गया, कई ऐसे ज़िले जहाँ खदानें सेंसन नहीं है, तो रेत आने का तो निश्चित स्थान, लेकिन रेत कहाँ तक जाती है कोई डिसाइड नहीं है। इवन बगल में हमारे प्रयागराज भी है, वहाँ पे भी यहाँ से बालू जाती है, लेकिन रेट इतना ओवर जाने से क्या होता है, एक तो खपत घट जाती है। कहाँ विरोध करेगा अभी, कहाँ हमारा एसोसिएशन अभी रीवा में एक्टिव है, सतना में भी बात चल रही है, सतना के भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, सीधी के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, ब्यौहारी में भी हमारी बात चल रही है, वो भी सहयोग कर रहे हैं। हमारा ये है पूर्ण रूपेण सहकार ग्लोबल का विरोध करना। साथ में उनके एक जिला और है उमरिया, जिसमें बाबा महाकाल का भी है। बाबा महाकाल ने सहकार ग्लोबल से सिंडिकेट किया हुआ है, तो हम इनका विरोध करेंगे, शांत रूपेण करेंगे, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके करेंगे। उसी के परमिशन के लिए हम कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। और ये रेत कारोबारियों ने एक गिरोह बना लिया है, जी, ये गिरोह बना के रखे हैं। उनको शासन के मापदंडों से कोई मतलब नहीं हो, अपना नियम चला। खनिज विभाग की भूमिका ये रहती है कि उनका ये है कि जितने घन मीटर है उतना घन मीटर आप मान लेके जाओ, उसमें कार्रवाई करती है। जो उनको रेट से कोई लेना देना नहीं है खनिज विभाग से, क्या दे रही क्या नहीं दे रहे उनसे कोई मतलब तो उन्हीं का है, उनसे मतलब नहीं, खनिज विभाग से कोई मतलब ला रहे हैं। कभी भी हम लोगों को जितना हम लोग माल लेके आते हैं खदान से, उतना की टीपी हम लोगों को कभी नहीं दी गई। हम लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होती है। अभी हम लोगों की गाड़ी 25-25 दिन सीधी में खड़ी हुई थी यही कार्रवाई के चलते, और ये सहकार ग्लोबल और सरकार की ही लड़ाई थी। कलेक्टर और उनकी लड़ाई आपस में चल रही थी। हम लोगों की कम से कम 45 गाड़ियाँ 25 दिन सीधी में थानों में खड़ी थी। जैसे वहाँ से छूटी तो फिर इनका नाटक चालू हो गया। ये जब मन चाहते हैं तब रेट बढ़ा देते हैं। 1 रुपये का इन लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। गाड़ी पकड़ जाए या कुछ भी हो जाए 25-25 दिन इनको लग जाता है छुड़वाने में, क्योंकि हम लोगों को ये क्वांटिटी जो है तो कम देते हैं। अगर जितने का हम माल खरीद रहे हैं, अगर हमको उतनी की क्वांटिटी टीपी दी जाए तो हमारी गाड़ी कोई रोक ही नहीं सकता। हमारी गाड़ी तो वैध है, हम तो परमिट से आते हैं। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 2 नंबर की बालू ढोते हैं, 1 नंबर में ही हमेशा चला रहे हैं। मगर क्योंकि इन लोग हम लोगों को उतना वैध टीपी नहीं देते हैं तो माइनिंग कार्रवाई करती है हमारी गाड़ी पे, और 25-25 दिन हमारी गाड़ी पकड़ लेती है। माइनिंग विभाग को वहाँ से सब सेटलमेंट होता है ठेकेदार के लिए, और हालत ये है जितने ये माफिया हैं, चाहे वो रेत माफिया हो या सरकार के अधिकारियों का बिल्कुल सरकार के सिस्टम से वो सीधे बिल्कुल नहीं है। मगर क्योंकि हम लोग तो सब कहीं ना कहीं फाइनेंस में कर्जे में लेके ही गाड़ी चला रहे हैं, और हम लोग तो पैसे दे के खरीद के लाते हैं, जिसका हमको सही ढंग से बिल तक नहीं दिया जाता है। कोई भी बिल, एक पर्ची तक नहीं दी जाती, सिर्फ परमिट दे दिया जाता है ड्राइवर के फ़ोन में कि ये लो और आप जाओ, और उसके बाद आपकी कोई गाड़ी पकड़ ले, आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे। आपको वो चाहे तो कोई 3 लाख का जुर्माना हुआ है गाड़ी में, 1.5 लाख का जुर्माना हुआ है। अब ये बताइए, हमारी हर महीने की एक गाड़ी की किस्त 1.25 लाख रुपए है, तो हम 25 दिन हमारी कोई गाड़ी पकड़ ले तो हम कहाँ से हम 1.5 लाख रुपए निकालेंगे और कहाँ से हम 3 लाख रुपए जुर्माना भरेंगे। कंपनी चोरी करती है और जी बिल्कुल, ये चल ही रहा है। ये जब से ये बालू में, चाहे तो वंशिका हो, चाहे तो सहकार हो, चाहे तो बाबा महाकाल हो, कोई भी ग्रुप, मतलब कोई भी आ रहा, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसमें हम लोगों को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आज स्थिति ये है कि गरीब आदमी अपने घर का गहना गिरवी रख के और घर बना रहा है, और उसके बाद भी वो बालू, अब बताइए 1,20,000 अगर आवंटित हो रहा है और 70,000 अगर वो बालू में दे देगा तो कितने रुपए का वो सरिया, 70,000 में क्या 2 कमरे का सरिया, सीमेंट और लेबर और ये सब चीज़ें निकल सकती हैं? तो ये क्या पॉसिबल है? इसके लिए आपने जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद, इनसे भी आपने बात नहीं? बिल्कुल, पिछले बार जब हम लोगों की गाड़ियाँ 25-25 दिन पकड़ गई थी तो हमने सबसे बात की, मगर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने डिप्टी सीएम तक क्या हम लोग गए, वहाँ पे हमने बात किया, उन्होंने कलेक्टर को फ़ोन लगा के बोला। तो क्योंकि सरकार, ये सहकार ग्लोबल ही सरकार चला रही है, सरकार तो वही चला रही है, सरकार मोहन यादव सीएम साहब अपने नहीं चला रहे हैं, सहकार ग्लोबल चला रही है। तो या डिप्टी सीएम के भी कहने पे कुछ नहीं हुआ। कम से कम 4 बार डिप्टी सीएम ने सीधी कलेक्टर को फ़ोन लगाया था कि गाड़ी इनकी रिलीज़ की जाए, इनकी कोई गलती नहीं। अगर आपको कोई आपका गलत हो रहा है
आप वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है सहकार ग्लोबल वाला, तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसका टेंडर रद्द करो। आप इनके ऊपर जो कि मोटर मालिक जो कर्जे पे गाड़ी खरीदे हैं उनकी 25-25 दिन आप गाड़ी पकड़ के नहीं रख सकते हो। इतना कहने के बाद भी वो गाड़ी तभी छोड़ा है जब उनका काम हो गया, आपस में सेटलमेंट हो गया, तब गाड़ी छूटी, नहीं तो गाड़ी नहीं छूटी। 25 दिन हम लोगों की गाड़ियाँ 45 गाड़ियाँ पकड़ी खड़ी थी थाने में। कितने बजे ज्ञापन सौंपने जाएंगे आप? जस्ट अब बस हो गया है, ये ले लिए हैं, बस आधे घंटे यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और मेरा शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कुछ किसी भी कंपनी को और किसी भी के लिए अगर किसी को टेंडर दे रहे हैं तो उसके पीछे जाके ये भी पता करना ज़रूरी है कि हम कितने में टेंडर दिए हैं और आप आम नागरिक को, पब्लिक को कितने में सामान बेच रहे हो। ये भी चीज़ शासन प्रशासन ठेकेदारों से ले, ताकि क्राइसिस ना बढ़े, रेट ना बढ़े और सबका संतुलन बराबर चलता रहे। नहीं आम आदमी, गरीब आदमी घर नहीं बनवा पाएगा और वो बिना घर के ही रह पाएगा, और हमारे मोदी जी की जो योजना है वो सिर्फ कागज़ में ही रह पाएगी। और हम लोग आज से अनिश्चितकाल के धरने पे जा रहे हैं। हाँ। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम लोगों के साथ इनकी न्याय नहीं होगा, तानाशाही खत्म नहीं होगी, हाँ। तब तक कल से रीवा में बालू किसी भी गाड़ी में नहीं बिकेगी। ना गाड़ी चलेगी, ना टोटल बंद, बालू कहीं भी नहीं चलेगी।